सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 42 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस विषय बिंदु का शीर्षक है 1858 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1857 के एक महान विप्लव के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति होती है और भारत में अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी प्रशासन और अंग्रेजी राजनीतिक प्राधिकार की पूरी जिम्मेदारी है वो ब्रिटिश ताज के ऊपर आ जाती है। 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से ये व्यवस्था है वो स्थापित की जाती है। तो जब भारत में ब्रिटिश ताज की सत्ता स्थापित हो जाती है और भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों के लिए ब्रिटिश ताज को पूरी तरह से अधिकृत कर दिया जाता है। यहाँ पर ब्रिटिश ताज को अधिकृत करने का तात्पर्य ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार है वो भारत से संबंधित सारे मामलों का संचालन करने लग जाती है। तो 1858 ईस्वी का साल वो साल था जब भारत में ब्रिटिश ताज की सत्ता है उसको पूरी तरह से स्थापित कर दिया जाता है। अर्थात ब्रिटिश ताज है भारत से संबंधित जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक प्राधिकार में जो भी एरिया था, जो भी क्षेत्र था या भू क्षेत्र पर जिनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के पश्चात में वो राजनीतिक नियंत्रण, वो प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करने की जिम्मेदारी है वो ब्रिटिश ताज पर आ जाती है। तो ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन ब्रिटिश ताज का ये शासन है भारत में 1947 ईस्वी तक बरकरार रहता है। तो हम इस व्याख्यान के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश नीतियों में जो परिवर्तन किया गया, क्या वो ईस्ट इंडिया कंपनियों की नीतियों से परिवर्तन जो किया गया उस काल में, क्या उनसे ये एक भिन्न पैटर्न पर आधारित था या एक प्रकार से सिर्फ नाम परिवर्तन से ज़्यादा कुछ नहीं था। और ब्रिटिश नीतियों में जो परिवर्तन किए गए, उन ब्रिटिश नीतियों में किए गए परिवर्तन को हम किस रूप में देख सकते हैं। तो आज के हमारे व्याख्यान में ब्रिटिश ताज के अधीन जब भारत में ब्रिटिश सत्ता कि प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया गया, राजनीतिक व्यवस्था का संचालन किया गया, आर्थिक नीतियों का संचालन किया गया, सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों का संचालन किया गया, तो इन नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन है वो देखने को मिला। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम इन्हीं बातों को विस्तार से समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रशासन में किस प्रकार के परिवर्तन किए गए। यहाँ प्रशासन के संदर्भ में हम बात करेंगे सबसे पहले केंद्रीय और शीर्ष प्रशासन में परिवर्तन की। इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे कि प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था को किस प्रकार से परिवर्तित किया गया या उसको किस प्रकार से बरकरार रखा गया। स्थानीय संस्थाओं के विकास की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और स्थानीय संस्थाओं को खड़ा करने की क्या वास्तविक मंशा है वो ब्रिटिश प्रशासकों की थी या ब्रिटिश संसद की थी, इसके बारे में हम बात करेंगे प्रशासन में परिवर्तन के अंतर्गत। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे कि सैन्य संगठन में किस प्रकार का परिवर्तन है वो किया गया। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में जो भारत में जो ब्रिटिश फौज थी और जो कंपनी जो ताज के शासन के अधीन जब भारत की शासन व्यवस्था का संचालन होने लगा, तो उस ताज के अधीन जो सैन्य संगठन है 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी के दौर में सैन्य संगठन में किस प्रकार के परिवर्तन किए गए, उसको हम दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम उसको समझेंगे। तीसरे बिंदु के अंतर्गत इसी प्रकार से हम बात होगी कि सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित नीतियों में किस प्रकार के परिवर्तन किए गए। चौथे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि रजवाड़ों के साथ संबंधों का निर्धारण है वो ब्रिटिश ताज के द्वारा किस प्रकार से किया गया। अर्थात देशी रियासतों के शासकों के संदर्भ में अपने संबंधों के निर्धारण करने में ब्रिटिश प्रशासन ने किस प्रकार की नीति को अपनाया और किन प्रकार के सिद्धांतों को उन्होंने इस दिशा में जारी रखा। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि प्रशासन संबंधी नीतियों में किए गए बदलाव किन किन जैसे कि नीतियों पर आधारित थे। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे बांटो और राज करो की नीति का जो उन्होंने अपनाया उसकी हम बात करेंगे। शिक्षित भारतीयों के प्रति 1858 ईस्वी के बाद जो एक विशेष शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया उसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा जमींदारों के प्रति है एक विशेष झुकाव, जमींदारों के प्रति उदारता दिखाई ब्रिटिश प्रशासन ने, हुकूमत ने, उसके क्या कारण थे इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि समाज सुधार के प्रति उनकी दृष्टि क्या वो उदारवादी थी या वो प्रतिक्रियावाद पर सवार हो गई, और प्रतिक्रियावादी अगर नीति ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों के संदर्भ में अपनाई गई तो उसके कारण क्या थे। सामाजिक सेवाओं के प्रति जो उनकी उदासीनता की नीति है उसको भी हम इन परिवर्तन के बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। कुछ बात करेंगे श्रम संबंधी कानूनों में किस प्रकार के परिवर्तन ब्रिटिश नीतियों के तहत किए गए। प्रेस पर प्रतिबंध है जो लगाए गए, क्या वो प्रेस पर प्रतिबंध है वो सार्वभौमिक नीति के रूप में अधिरोपित किए गए थे या सिर्फ वो भारतीय जो राजनीतिक जागरण
का संदेश फैलाने वाले भारतीय पत्रकारों पर या भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर अधिरोपित किए गए, इसको भी हम संक्षेप में समझने का प्रयास है वो करेंगे। छठे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि 1858 ईस्वी के बाद भारत में जो क्राउन के अधीन जो भी नीतियों में परिवर्तन किया गया वो एक सर्वप्रमुख सिद्धांत यानी जातीय शत्रुता की नीति पर आधारित थे। तो जातीय शत्रुता की नीति आखिरकार थी क्या, और इस जातीय शत्रुता की नीति को अपनाने के पीछे के कारण क्या थे। तो आज के इस व्याख्यान में हम 1858 ईस्वी के बाद अर्थात जब भारत में क्राउन की सत्ता स्थापित हो गई, ब्रिटिश ताज भारत के प्रत्यक्ष शासन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी हो गया, उसके बाद में 1858 से 1947 ईस्वी के दौर में मोटे तौर पर प्रशासनिक नीतियों में किस प्रकार से परिवर्तन किया गया, सैन्य संगठन में परिवर्तन, सार्वजनिक सेवाओं की बात करेंगे, रजवाड़ों के साथ संबंधों का निर्धारण किन सिद्धांतों के आधार पर किया गया, और ब्रिटेन ने अपनी नीतियों को लागू करने के लिए अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो बांटो और राज करो की नीति, शिक्षित भारतीयों के प्रति शत्रुता, जमींदारों के प्रति विशेष झुकाव, समाज सुधार के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण, सामाजिक सेवाओं के प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण, और भारतीय कारखानोदारों के फैक्ट्रियों पर श्रम संबंधी कानूनों को अधिरोपित करना और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रेस पर प्रतिबंध लगाना। इसके साथ ही जातीय शत्रुता की नीति के तहत जो प्रशासनिक नीतियों में बदलाव किए गए उसको आज के हम इस व्याख्यान के माध्यम से विस्तार से समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 1858 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियों में जो परिवर्तन किए गए उसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि प्रशासन में परिवर्तन किस प्रकार के रूप में, किस रूप में अभिलक्षित हुए या किस रूप में वो देखे जा सकते हैं। प्रशासन में परिवर्तन को, प्रशासन को हम सामान्यतः 3 भागों में बांटकर देखने जा रहे हैं, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले में हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन या जिसे हम कहें शीर्ष प्रशासन, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन की, और फिर हमारी सबसे अंत में बात होगी क्या स्थानीय संस्थाओं के विकास की दिशा में कोई प्रयास किया गया, और अगर वो प्रयास किया गया तो किन सिद्धांतों से प्रेरित था, और वो स्थानीय संस्थाओं के गठन वास्तविक स्वरूप में किया गया, ये एक सिर्फ नाम मात्र के लिए ऐसी जो अवधारणा है वो रखी गई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश नीतियों में जो परिवर्तन हुए उनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि केंद्रीय और शीर्ष प्रशासन में किस प्रकार के परिवर्तन किए गए। जैसा कि हम अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान में व्यापक चर्चा भी कर चुके हैं कि 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि में। 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो केंद्रीय और शीर्ष प्रशासन में जो सबसे पहला परिवर्तन तो जो किया गया वो यही परिवर्तन था कि भारत में से ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त राजनीतिक प्राधिकार वो समाप्त कर दिए गए और ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज की सत्ता है वो भारत में स्थापित कर दी गई। ब्रिटिश ताज और ब्रिटिश क्राउन को भारत से संबंधित अपने मामलों की देखरेख करने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत सचिव के पद का नाम दिया गया, और उस भारत सचिव को भारत से संबंधित अपने प्रशासनिक मामलों के संपादन में सहायता देने के लिए एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया, और इसके साथ ही भारत सचिव और भारत परिषद और उसका एक ऑफिस स्थापित किया गया लंदन में जिसको कहा जाता था इंडिया ऑफिस। तो अगर हम शीर्ष स्तर पर ब्रिटिश क्राउन जो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करता था उसको लंदन में बैठा हुआ एक प्रशासनिक ढांचा है वो तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत सबसे पहले भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। और भारत सचिव कौन होता था? भारत सचिव होता था ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किया जाता था, जिस पर ब्रिटिश क्राउन की अनुमति होती थी, ब्रिटिश क्राउन की सहमति होती थी। अब इस भारत सचिव को भारत से संबंधित प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों के संपादन में सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए और उसका मार्गदर्शन करने के लिए 15 सदस्यों की परिषद बनाई गई। इसकी हम बात है पूर्ववर्ती व्याख्यान में कर चुके हैं। अब भारत सचिव और भारत परिषद के सदस्य जिस कार्यालय में बैठते थे उसे कहा गया इंडिया ऑफिस। तो शीर्ष स्तर के अगर प्रशासन की बात करें तो भारत सचिव, भारत परिषद और इंडिया ऑफिस, ये तीनों का तीनों जो सेटअप था ये भारत में नहीं थे। इनसे संबंधित लोग ये लंदन में बैठ करके भारत से संबंधित प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों को संचालन करते थे, लेकिन भारत के संदर्भ में शीर्ष स्तर पर केंद्रीय प्रशासन के तौर पर जो गवर्नर जनरल था, चूंकि अब वो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि बन चुका था इसलिए ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में उसे वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि किसी भी संविधान में, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए किसी भी संविधान में या किसी भी चार्टर में या किसी भी एक्ट में वायसराय नाम के पद का उल्लेख नहीं किया गया।
लेकिन चूंकि ब्रिटिश क्राउन का जो व्यक्तिगत प्रतिनिधि था उसको वायसराय के नाम से जाना जाता है। इसलिए व्यवहार में जो 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश क्राउन का जो व्यक्तिगत प्रतिनिधि जो भारत में नियुक्त किया जाता था शीर्ष स्तर के प्रशासन के लिए, जो पूरे भारत में जो अंग्रेजी साम्राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों को, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मामलों को एक एकीकृत रूप में देखता था, उस व्यक्ति को कहा गया ब्रिटिश क्राउन का व्यक्तिगत प्रतिनिधि। और ब्रिटिश क्राउन का व्यक्तिगत प्रतिनिधि ही वायसराय के एक व्यवहारिक नाम के तौर पर जाना गया। तो हम शीर्ष स्तर के अगर जब प्रशासन की बात कर रहे हैं तो शीर्ष स्तर के प्रशासन को अगर हम और भी साधारणीकरण करें, अगर और भी हम आसान तरीके से इसका विभाजन करें, तो शीर्ष स्तर के प्रशासन का सबसे टॉप लेवल था वो था भारत सचिव, भारत परिषद और इंडिया ऑफिस, जो कि लंदन से बैठ करके भारत से संबंधित प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों का संपादन किया करती थी। और ये भारत परिषद, भारत सचिव और इंडिया ऑफिस के माध्यम से जो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद जो भी भारत में अंग्रेजी प्रशासन के लिए जो भी नीतियों को लागू करना चाहती थी, या जो भी चार्टर एक्ट या अधिनियम बनाया जाता था, जो भी रीति नीति तय की जाती, या भारत में ब्रिटिश प्रशासन को संचालित करने के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए जाते, वो इसी भारत सचिव और भारत परिषद के माध्यम से गवर्नर जनरल, जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि, या जिसे वायसराय के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। तो भारत सचिव भारतीय परिषद से सलाह मशवरा करके और वो वायसराय को भारत में जो ब्रिटिश सरकार की क्या मंशा है भारत में ब्रिटिश प्रशासन को लागू करने के संदर्भ में, उससे संबंधित जो भी मार्गदर्शन, जो भी दिशा निर्देश है, वो वायसराय के माध्यम से भेजते थे। और वायसराय की जिम्मेदारी होती थी कि भारत परिषद, भारत सचिव और ब्रिटिश क्राउन के जो भी दिशा निर्देश मिले हैं उनको भारत में अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में, नीतियों के संदर्भ में लागू करें। तो इस तरह से हम केंद्रीय शीर्ष स्तर के प्रशासन की अगर बात करें तो कोई खास परिवर्तन है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था से कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। वहाँ भी एक प्रकार से अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष प्रशासन की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके माध्यम से लंदन में बैठ करके वहाँ जो गवर्नर जनरल है, जिसे कभी हमने बंगाल का गवर्नर जनरल कहा, कभी भारत के गवर्नर जनरल के नाम से संबोधित किया, और उस पर भी ब्रिटिश संसद के द्वारा विभिन्न प्रकार के चार्टर एक्ट है वो पारित किए जाते थे। तो अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, और वहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल है, बंगाल के गवर्नर जनरल जैसे पद है शीर्ष स्तर के प्रशासन के लिए। वही ब्रिटिश संसद के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं, और जितनी भी भारत में जो ब्रिटिश हुकूमत का जो संचालन किया जा रहा है, वो ब्रिटिश हुकूमत का संचालन ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ 1858 ईस्वी के अधिनियम से भी जो भारत में शीर्ष स्तर की जो प्रशासन में जो परिवर्तन किए गए, वो औपचारिक तौर पर नाम परिवर्तन ज़्यादा था, वास्तविक परिवर्तन इसमें कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिला। बोर्ड ऑफ एक तरह से डायरेक्टर्स के स्थान पर भारत मामलों का मंत्री बना दिया गया, जिसे हमने भारत सचिव भी कहा है, और एक भारतीय परिषद उसकी मदद के लिए जोड़ दी गई, और उसका ऑफिस है वो कहलाता था इंडिया ऑफिस। और चूंकि गवर्नर जनरल है, अब क्राउन का व्यक्तिगत प्रतिनिधि हो गया था, इसलिए उसको वायसराय का नाम दे दिया गया। तो अगर व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ, केवल नाम में परिवर्तन था। नाम में परिवर्तन से ज्यादा केंद्रीय और शीर्ष प्रशासन में कोई ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला, और ये ही व्यवस्था 1947 ईस्वी तक मोटे तौर पर जारी रहती है। 1858 ईस्वी के अधिनियम से ये सारी की सारी व्यवस्था लागू की गई। इसी के साथ केंद्रीय और शीर्ष प्रशासन में ये महसूस किया गया कि बहुत सारे जो लोग थे, एक फ्रेयर नाम का एक ब्रिटिश प्रशासक था और सर सैयद अहमद खान थे, उनका भी ये मानना था, और उन्होंने भी इस तरह के बहुत सारे नोट्स लिखे और बहुत सारे ऐसे लेख लिखे, और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने अपने विचार विमर्श प्रस्तुत किए। तो उन्होंने ये कहा कि 1857 जैसा विद्रोह इसलिए इतना बड़ा विद्रोह ब्रिटिश हुकूमत के सामने इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय लोगों के साथ दूरी बनाई, और भारत के संदर्भ में जो भी प्रशासनिक नीतियां लागू की, उनके संदर्भ में भारत के लोगों को उन प्रशासनिक नीतियों के संदर्भ में जोड़ा नहीं गया, या जो भी प्रशासनिक नीतियां बनाई गई उन प्रशासनिक नीतियों को लागू करने के संदर्भ में, या उन प्रशासनिक नीतियों को बनाते समय भारत के लोगों की मंशा क्या है, भारत के लोग हैं, ब्रिटिश प्रशासन या ब्रिटिश हुकूमत के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनसे उनकी कोई राय नहीं ली गई।
तो 1858 से 1860 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान और फ्रेयर नाम के एक ब्रिटिश प्रशासक के द्वारा ये मांग रखी गई कि अगर हम विधान बनाने वाली कार्यकारिणी परिषद में कुछ भारतीय सदस्यों को शामिल कर ले तो एक तो हम भारतीय लोगों के दिमाग में ब्रिटिश प्रशासन और ब्रिटिश जो प्रशासनिक ढांचे हैं या वो ब्रिटेन की हुकूमत को भारत के संदर्भ में किस प्रकार से देखते हैं उसके संदर्भ में उनकी मंशा से हम परिचित हो जाएंगे। और अगर उनके दिमाग में कोई असंतोष की भावना पैदा हो रही है तो हम उस समय रहते कि 1857 जैसा कोई बड़ा विद्रोह फिर से खड़ा नहीं हो जाए, इसके संदर्भ में हम समय रहते हुए उनके असंतोष के कारणों को दूर कर सकेंगे। तो 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट लाया ही इसलिए गया था क्योंकि हम पूर्ववर्ती व्याख्यान में इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर विस्तार से बात नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि केंद्रीय और शीर्ष प्रशासन में परिवर्तन की हम बात करने जा रहे हैं। तो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि जब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद जब विधान का बनाने का काम करे तो उसमें 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ने की बात की गई थी। उन अतिरिक्त सदस्यों में जो गैर सरकारी सदस्य होने थे उनमें वो यूरोपीय भी हो सकते थे और भारतीय भी हो सकते थे, लेकिन ये माना गया कि इसमें कुछ भारतीयों को जोड़ा जाएगा और भारतीयों के विचारों को सुना जाएगा कि उनका संबंधित विधान के संदर्भ में, संबंधित नीति के संदर्भ में क्या राय है। हालांकि जो 1861 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत जो एक तरह से जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का ही विस्तार था विधान संबंधी मामलों में, और जो ये अतिरिक्त सदस्य जो जोड़े गए थे उनको गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी के द्वारा कोई भी विषय पर विधान बनाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया गया था उस पर अपनी राय रखने का अधिकार था, लेकिन वो प्रश्न पूछ नहीं सकते थे। इसके अलावा गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी भारत से संबंधित प्रशासनिक नीतियों में या भारत सचिव और भारत परिषद किस प्रकार से कार्य कर रही है उनसे संबंधित कोई अनुपूरक प्रश्न है वो नहीं कर सकते थे। लेकिन 1861 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट से पहली बार भारतीयों को भी विधान बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की एक बात कही गई। हालांकि उस तरह से इसमें गैर सरकारी सदस्यों के रूप में उन भारतीयों को कभी भी शामिल नहीं किया गया संबंधित वायसराय के द्वारा जो उनके लिए क्वेश्चन करने की स्थिति में या उनसे सवाल जवाब करते। वायसराय ने इसमें अगर किसी भारतीयों को शामिल भी किया तो वो ज़्यादातर वो देसी रजवाड़ों के कोई राजा या उनका कोई प्रतिनिधि या प्रतिक्रियावादी जो भारतीय समाज से कटा हुआ जमींदार वर्ग है या बहुत बड़ा भूस्वामी या कुलीन वर्ग के लोग हैं जिसको वायसराय की हाँ में हाँ मिलाना था, ऐसे ही लोगों को इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया गया। हालांकि वो लोग किसी भी प्रकार से भारतीय जनमानस की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, लेकिन फिर भी 1861 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट से पहले बार भारतीयों को विधान बनाने की प्रक्रिया में भले ही वो मनोनीत हो नामजद सदस्यों के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत है वो आंशिक रूप से की गई। इसी प्रकार के अगर शीर्ष प्रशासन में हम परिवर्तनों की बात करें तो कुछ कई प्रकार के कानून हैं वो तेजी से बनाए गए इस काल में 1858 ईस्वी के बाद में ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों को लागू करने के संदर्भ में। ऐसा ही एक इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट बनाया गया 1861 ईस्वी में। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट है वो इसलिए बनाया गया ताकि भारत में जो प्रशासन के शीर्ष पदों पर जो योग्य है सिविल सेवकों की नियुक्ति है वो की जा सके। लेकिन जो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट जो 1861 ईस्वी में बनाया गया उसके तहत लंदन में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाना था और 1859 ईस्वी में जो इसकी जो आयु जो रखी गई थी वो 23 वर्ष थी, लेकिन बाद में 1878 ईस्वी में इसको घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया। और इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट के तहत में भारत में कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती थी और इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट में एक बात जरूर कह दी गई थी कि भारतीय लोग भी बगैर किसी जाति नस्ल या लिंग के भेदभाव किए बिना वो भी ब्रिटिश जो प्रशासकों के साथ बराबर से इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकते हैं और अगर उनका चयन होता है तो उनको भी इंडियन सिविल सर्विसेज के महत्वपूर्ण पदाधिकारी के रूप में भारत में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट को जिस रूप में बनाया गया, जिस मंशा से लागू किया गया, स्वयं ब्रिटिश हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग इस सेवा के माध्यम से प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे और उन्होंने इसी के लिए प्रयास किया कि इस परीक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी रखा, ग्रीक और लैटिन का व्यवहारिक ज्ञान है उसको सिलेबस में रखा गया। इसके अलावा उम्र सीमा बहुत कम रखी गई और हम कहें कि लंदन में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होना था। इन सारी बाधाओं के चलते हुए बहुत कम भारतीय है इस इंडियन सिविल सर्विसेज के माध्यम से प्रशासनिक पदों पर पहुंच पाए
और हम कहें कि केवल साल जो प्रतियोगी परीक्षा हुई, मुश्किल से एक या दो भारतीयों का इस सिविल सर्विसेज में चयन हो पाया। और सिविल सर्विसेज में चयन होने के बाद में भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत मामलों से संबंधित पदों पर उन भारतीय जो प्रशासनिक अधिकारियों का चयन हो गया था इंडियन सिविल सर्विसेज प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, उनको उन पदों से दूर रखा गया और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक पदों पर ब्रिटिश और यूरोपीय अधिकारियों को बिठाया गया, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो ऐसे सभी महत्वपूर्ण पदों पर केवल अंग्रेजी लोगों को बिठाना चाहते थे ताकि वो ब्रिटिश राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए काम कर सके। तो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट लाया गया। इसे भी हम शीर्ष स्तर के प्रशासन के संदर्भ में देख सकते हैं। इसके अलावा कानूनी विवादों के लिए, विभिन्न प्रकार के अपराधों की सुनवाई के लिए जो पहले की न्यायिक व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करते हुए इंडियन हाईकोर्ट एक्ट बनाया गया 1861 ईस्वी में। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 ईस्वी के तहत पहली बार 1865 ईस्वी में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना है वो की जाती है। इसके अलावा जो प्रथम विधि आयोग है, जो मैकाले की अध्यक्षता में 1834-35 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा नियुक्त किया था और जिसने हिंदू और मुसलमानों के विभिन्न कानूनों का संहिताकरण किया था, लेकिन उनको किसी कारण से लागू नहीं किया जा सका था। लेकिन 1858 ईस्वी के बाद जब ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन किया गया तो ब्रिटिश हुकूमत को भारत में विभिन्न प्रकार के अपराधों के संदर्भ में तेज गति से कार्रवाई करने के लिए और विभिन्न प्रकार के विवादों के निपटारे के लिए, कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने के लिए, ब्रिटिश हुकूमत के प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए इस प्रकार के कानून संहिताओं की आवश्यकता थी। उसी प्रकार की दंड संहिताओं की आवश्यकता थी जिनके बिना भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण है वो संभव नहीं हो पाता। और ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक हो गया था क्योंकि कानून व्यवस्था की जो समस्याएं 1857 ईस्वी के विद्रोह से बड़े पैमाने पर पैदा हो गई थी, उनसे निपटने के लिए भी कुछ कानून सम्मत कुछ संहिताओं की आवश्यकता थी। तो मैकाले के द्वारा जो संहिताएं तैयार की गई, अब उनको कानून के रूप में उनको अमली जामा पहनाया गया और ऐसी 3 संहिताएं हैं वो 1858 ईस्वी के बाद में भारतीय संदर्भ में लागू की गई। उसमें सबसे पहली थी नागरिक प्रक्रिया संहिता। ये 1859 ईस्वी में बनी। 1859 ईस्वी में नागरिक प्रक्रिया संहिता है वो इसको बनाया गया। भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में अस्तित्व में आई और इसी प्रकार से हम बात करें आपराधिक प्रक्रिया संहिता, ये 1861 ईस्वी में अस्तित्व में आई। तो 3 प्रक्रियाएं, एक हम कहें सिविल प्रोसीजर कोड यानी 1859 ईस्वी में, इंडियन पेनल कोड 1860 ईस्वी में और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1861 ईस्वी में अस्तित्व में आई। इसमें भारतीय दंड संहिता 1862 ईस्वी में लागू होती है, लेकिन ये बनी, ये अस्तित्व में आई। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1859 ईस्वी में, भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1861 ईस्वी में। इन 3 संहिताओं के माध्यम से प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण का कार्य है शीर्ष स्तर पर किया गया, प्रांतीय स्तर पर किया गया और इनके माध्यम से अंग्रेजों ने काफी हद तक जो विभिन्न प्रकार की लूट और कानून व्यवस्था की जो समस्याएं पैदा हो गई थी, जो उनके आर्थिक हितों को चोट पहुंचा रही थी, इन 3 संहिताओं का सहारा लेकर के एक प्रकार से कठोर ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को भारत के संदर्भ में लागू किया गया 1858 ईस्वी के बाद में। और इनमें से जो भारतीय दंड संहिता आज भी भारतीय संविधान का एक अहम भाग है। नागरिक प्रक्रिया संहिता में बाद में समय के अनुसार परिवर्तन किए गए और आपराधिक प्रक्रिया संहिता आज भी इन तीनों प्रक्रिया संहिताओं की बहुत बड़ी झलक है, वो भारतीय संविधान के संदर्भ में देखने को मिलती है और आज भी विभिन्न प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए इन संहिताओं का सहारा लिया जाता है। तो अब हम बात कर रहे थे कि शीर्ष स्तर के प्रशासन में विभिन्न प्रकार के एक्ट लाए गए, जिसमें हमने बात की 1858 ईस्वी का अधिनियम, 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट, नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता। प्रशासन पर 1858 ईस्वी के बाद भारतीय जनमत का प्रभाव है पूरी तरह से एक प्रकार से समाप्त हो गया और 1858 ईस्वी के बाद जब भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगी, ब्रिटिश ताज भारत की सत्ता का एक मालिक हो गया, तो उसके फलस्वरूप ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए, आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए उससे संबंधित नीतियों का भारत के संदर्भ में निर्माण किया गया। तो जो भी ब्रिटिश नीतियां 1858 ईस्वी के बाद में लागू की गई, चूंकि उस समय की ब्रिटिश सरकार पर, ब्रिटिश संसद पर और ब्रिटिश क्राउन पर, ब्रिटिश पूंजीपतियों
उद्योगपति और बागान मालिकों का बहुत बड़ा प्रभाव था। तो भारत के संदर्भ में जो भी आर्थिक नीतियां लागू की गई, जो भी प्रशासनिक परिवर्तन किए गए या जो भी दंड संहिताएं यहाँ पर लागू की गई, उन दंड संहिताओं को पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और बागान मालिकों के हितों की रक्षा के लिए लागू किया गया। और भारतीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए, भारतीय लोगों को एक शांति का जीवन प्रदान करने की कोई भी मंशा है, वो ब्रिटिश प्रशासन की नहीं थी, ब्रिटिश क्राउन की नहीं थी। तो शीर्ष स्तर के प्रशासनिक परिवर्तन को चाहे हम 1947 तक की बात करें, हमें इसी संदर्भ में देखना चाहिए, क्योंकि ये प्रशासन है वो ब्रिटिश उद्योगपतियों, ब्रिटिश पूंजीपतियों और यूरोपीय बागान मालिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए थे। ब्रिटेन भारत के जो संसाधनों का ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा शोषण किया जा सके, बगैर किसी रोक टोक के किया जा सके, बगैर किसी कानून व्यवस्था की समस्या को चुनौती देते हुए किया जा सके, इसके संदर्भ में विभिन्न प्रकार के एक्ट पारित किए गए और हाईकोर्ट जैसी जो न्यायिक व्यवस्था है उसका ढांचा खड़ा किया गया। तो केंद्रीय शीर्ष स्तर के प्रशासनिक परिवर्तन को हमें इसी संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रांतीय प्रशासन में किस प्रकार के परिवर्तन है वो किए गए। अगर हम प्रांतीय प्रशासन के परिवर्तन की बात करें तो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो प्रांत थे उनको हम प्रांतों को जो प्रशासनिक जो प्राधिकार प्रदान किए गए उसके संदर्भ में दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्रांत तो वो थे जिन्हें हम प्रेसिडेंसी प्रांत कहते हैं और दूसरे वो थे सामान्य प्रांत। प्रेसिडेंसी प्रांतों में 3 प्रांतों को लिया जाता है, बंगाल प्रांत को, बंबई और मद्रास प्रांतों को। ये प्रेसिडेंसी प्रांत थे और इन प्रेसिडेंसी प्रांतों का जो शीर्ष जो प्रशासक था वो गवर्नर कहलाता था और इस गवर्नर की नियुक्ति है वो ब्रिटिश ताज के द्वारा की जाती थी। इन प्रेसिडेंसी प्रांतों के गवर्नरों को हटाने का जो अधिकार है वो भी ब्रिटिश ताज के पास ही था। ब्रिटिश ताज के द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जाती थी और सामान्य प्रांतों के प्रशासकों की तुलना में या सामान्य प्रांतों की तुलना में इन प्रेसिडेंसी प्रांतों को कुछ विशेष अधिकार है वो हासिल थे, इनके गवर्नरों को विशेष अधिकार हासिल थे। तो प्रांतीय प्रेसिडेंसी प्रांतों को विशिष्ट अधिकार हासिल थे। इसके अलावा सामान्य प्रांतों के जो शीर्ष स्तर का जो प्रशासनिक प्रबंधन है उसे हम कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्य प्रशासक के तौर पर उनके प्रशासकों की नियुक्ति है वो की जाती थी और इन प्रशासकों की यानी सामान्य प्रांतों के प्रशासकों की जो नियुक्ति की जाती थी वो वायसराय के द्वारा की जाती थी और वायसराय के माध्यम से उन्हें हटाने का अधिकार था। तो प्रेसिडेंसी प्रांतों पर वायसराय का अधिकार है वो सीमित था। हालांकि प्रेसिडेंसी प्रांत अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर कोई विधान बनाए, कोई कानून बनाए तो उस विधान और कानून को संबंधित प्रेसिडेंसी प्रांत में लागू होने से पहले वायसराय की अनुमति की आवश्यकता थी और वायसराय की अनुमति मिलने के बाद में भी भारत सचिव और भारत परिषद है वो भारत से संबंधित प्रशासनिक मामलों की शीर्ष संस्था थी जिसको वायसराय के द्वारा अनुमति दिए गए किसी भी कानून को भी रद्द करने का अधिकार था। लेकिन सामान्यतः भारत परिषद और भारत सचिव के सलाह से ही वायसराय है वो काम करता था और ऐसा कोई कानून नहीं बनाता था जिसके बारे में निर्देश भारत परिषद या भारत सचिव से नहीं मिले हो। तो अगर हम प्रांतों के प्रशासन की बात करें तो हमने प्रांतों के प्रशासन को आपको सामान्यतः 2 रूपों में देखने की आवश्यकता है। एक प्रेसिडेंसी प्रांत थे, प्रेसिडेंसी प्रांत में जो शीर्ष स्तर का जो प्रशासनिक अधिकारी था वो ब्रिटिश हुकूमत का वो था गवर्नर और उसकी नियुक्ति है वो ब्रिटिश ताज के द्वारा की जाती थी। एक सामान्य प्रांत थे, सामान्य प्रांत के जो प्रशासक थे शीर्ष स्तर के वो कहलाते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल या जिन्हें मुख्य प्रशासक कहते हैं। प्रेसिडेंसी प्रांतों के गवर्नर को हटाने का अधिकार ब्रिटिश ताज के पास था, लेकिन सामान्य प्रांतों के गवर्नरों की लेफ्टिनेंट गवर्नर की या मुख्य प्रशासक की नियुक्ति है वो वायसराय के द्वारा की जाती थी और वायसराय को उनको हटाने का अधिकार है वो था। वायसराय और उसकी जो कार्यकारिणी जो परिषद है उसका चाहे प्रेसिडेंसी प्रांतों की बात करो या सामान्य प्रांतों की बात करो उन पर एक प्रकार से कड़ा नियंत्रण था। विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश है वो समय समय पर इन प्रांतों को जारी किए जाते थे और चाहे वो प्रेसिडेंसी प्रांत हो या सामान्य प्रांत हो, प्रेसिडेंसी प्रांतों को कुछ विशेष अधिकार जरूर हासिल थे लेकिन वो वायसराय और उसकी कार्यकारिणी से ऊपर नहीं थे। चूंकि भारत के शीर्ष स्तर के प्रशासन की व्यवस्था का संचालन करने के संदर्भ में भारत के संदर्भ में वायसराय और उसकी कार्यकारिणी को असीम अधिकार प्राप्त थे, उसको कई प्रकार के निरंकुश अधिकार है वो मिले हुए थे। इसके अलावा अगर हम प्रांतों के जो भी अगर प्रांतों को अपने स्थानीय स्तर पर कोई भी व्यवस्था करनी हो तो प्रांतों की जो ज्यादातर जो समस्या थी 1858 ईस्वी के बाद के ब्रिटिश प्रशासन के संदर्भ में वो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि प्रांतों के पास में वित्त के संदर्भ में कोई अधिकार नहीं थे। प्रांत को वित्त के लिए पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता था। यहाँ पर केंद्र का तात्पर्य वायसराय उसकी कार्यकारिणी
परिषद के द्वारा जो भी बजट आवंटित किया जाता था उस पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे प्रांतीय सरकारों को अपनी विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करने के संदर्भ में कठिनाई है वो अनुभव होती थी। और चूंकि वित्त और राजस्व ये एक ऐसे अधिकार थे, जब वायसराय उसकी कार्यकारिणी परिषद पर उस पर पूरी तरह से नियंत्रण होता था, तो प्रांतीय जो गवर्नर है या प्रेसिडेंसी प्रांतों के या सामान्य प्रांतों के जो गवर्नर है, उनको जो अधिकार है उस पर एक तरह से स्वतः ही अंकुश लग जाता था, क्योंकि वित्त की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो वायसराय और उसकी कार्यकारिणी परिषद की इच्छा पर निर्भर करती थी कि किस प्रांत को कितना फंड है वो रिलीज किया जाए। लेकिन प्रांतों को अपने स्थानीय विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार काम करने में से दिक्कत होती थी। तो इस वित्त के विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे पहले पहल की वो लॉर्ड रिपन ने की, और लॉर्ड रिपन ने यह कहा कि प्रांतों को जो ऊपर से पहले से जो निर्धारित धन देने की जो प्रणाली है उसको समाप्त कर दिया जाए, और प्रांतों को स्थानीय स्तर पर ही कुछ टैक्स लगाने के अधिकार दिए जाएं, और स्थानीय स्तर के टैक्स के कलेक्शन के माध्यम से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो उस रेवेन्यू के माध्यम से उसकी वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति है वो की जाए। और दूसरा, अगर केंद्र से कोई भी राशि रिलीज की जाए तो केंद्र की उस राशि को रिलीज केवल केंद्र राशि रिलीज कर दे, और प्रांतों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उस राशि को खर्च करने का अधिकार है वो होना चाहिए। तो प्रांतों को वित्त के विकेंद्रीकरण करने की दिशा में प्रांतों को केंद्र और प्रांतों के बीच में जो वित्त के विकेंद्रीकरण करने की दिशा में जो सबसे पहले पहल की गई वो जिस वायसराय के द्वारा की गई वो थे लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से 1884 ईस्वी तक वो भारत के वायसराय के पद पर रहते हैं। तो वित्त के विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे पहले पहल वो लॉर्ड रिपन ने की, और प्रांतों को जो केंद्र के द्वारा जो ऊपर से जो मन माफिक जो अपनी इच्छा के अनुसार जो धन देने की प्रणाली है वो समाप्त की गई, और उन्होंने ये कहा कि प्रांतों के स्थानीय स्तर पर ही कुछ कर लगाने के अधिकार है वो दे दिए जाएं, और प्रांतों के जो कर से जो राशि जो वसूल की जाती थी उसको 3 भागों में बांटा गया। एक तो सामान्य राशि थी जिसमें जो प्रांत है जो कलेक्ट करता वो अपने पास ही रखता, एक वो थी जिसका दोनों के बीच में बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता, और एक तीसरी राशि वो थी जो प्रांत कलेक्ट करके जिसको केंद्र को भेजनी होती थी। तो वित्त के विकेंद्रीकरण की दिशा में जो सबसे पहली बार जो प्रयास किया गया वो किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, और लॉर्ड रिपन ही वो वायसराय थे जिन्होंने प्रांतों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में पहल की, ताकि प्रांत अपनी योजनाओं को लागू करने के संदर्भ में वो केंद्र पर डिपेंड नहीं रहे। उस दिशा में प्रयास किया गया, और धीरे धीरे बाद में इसका प्रसार होता रहा, और प्रांतों को स्थानीय स्तर पर कुछ कर लगा करके उस कर से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उस रेवेन्यू को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उस धन को खर्च करने का अधिकार है वो प्रदान किया गया। तो प्रांतीय प्रशासन में इस प्रकार के परिवर्तन है वो 1858 ईस्वी के बाद में किए गए। अब हम बात कर लेते हैं कि स्थानीय संस्थाओं का विकास का तात्पर्य, जैसा कि आज हम देखते हैं वर्तमान की स्थानीय संस्थाओं जैसा स्वरूप नहीं था, लेकिन चूंकि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए और प्रशासन अगर ठीक प्रकार से चलाया जाए तो इसके लिए हमेशा ये माना जाता है कि प्रशासन का केंद्रीकरण वो अच्छा प्रशासन है वो नहीं दे सकता। तो प्रशासन का जितने ज़्यादा से ज़्यादा विकेंद्रीकरण किया जाए तो प्रशासन है वो सुशासन देने की स्थिति में आ सकता है। लेकिन चूंकि भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि उस दौर की स्थानीय संस्थाओं के विकास की बात कर रहे हैं जब भारत में एक औपनिवेशिक सत्ता है वो विद्यमान थी, और भारत है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, और ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए ही भारत की विभिन्न प्रकार की नीतियों का संचालन है वो किया जा रहा था। तो स्थानीय संस्थाओं का जो विकास है वो शुरुआत में अगर इस दिशा में कोई पहल की गई तो इसलिए नहीं की गई कि वो स्थानीय स्तर की समस्याओं के या स्थानीय लोगों की सहभागिता से ब्रिटिश हुकूमत है वो भारत का प्रशासन चलाना चाहती थी, बल्कि इसलिए इस दिशा में पहल की गई कि वित्तीय समस्याओं के, एक तो वित्तीय समस्याएं थी, वित्तीय समस्या इस संदर्भ में थी क्योंकि इतना रेवेन्यू है वो कलेक्ट नहीं हो रहा था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारत में से, ताकि वो स्थानीय स्तर की जैसे साफ सफाई है, सड़कों का निर्माण है, शिक्षा चिकित्सा है, या जल आपूर्ति की व्यवस्था है, या सीवरेज लाइनों का प्रबंधन है वो कर सके। तो वित्तीय समस्याओं के कारण प्रशासन के केंद्रीकरण करने का प्रयास है वो किया गया, ताकि स्थानीय स्तर के राजस्व के कलेक्ट करके स्थानीय स्तर की कुछ सुविधाओं का सृजन है वो कर दिया जाए। तो यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत का उद्देश्य कोई पवित्र नहीं था, वो सिर्फ वित्तीय समस्याओं के कारण से उसने प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया।
जबकि वर्तमान में जब भी प्रशासन के विकेंद्रीकरण की पहल की जाती है तो इसलिए ताकि सुशासन दिया जाए, गुड गवर्नेंस। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के संदर्भ में जब भी हम स्थानीय संस्थाओं के विकास की बात करते हैं तो वहां पर ब्रिटिश शासन के अपने अंतर्निहित उद्देश्य थे, अपने अंतर्निहित हित थे। चूंकि ब्रिटिश प्रशासन के पास वित्त की समस्या थी और वो ये नहीं चाहती थी कि स्थानीय स्तर की विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के सृजन के लिए, चिकित्सा आपूर्ति के लिए या साफ सफाई के लिए या स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए केंद्रीय स्तर से ब्रिटिश सरकार का खजाना है वो खाली किया जाए, बल्कि उसकी मंशा ये थी कि स्थानीय स्तर की, चूंकि अब ब्रिटिश प्रशासन है वो भारत की रीति नीतियों का निर्धारण करने लग गया है और स्थानीय स्तर पर अगर कभी कोई महामारी की समस्या पैदा होती है, अगर कोई पानी की आपूर्ति का संकट पैदा होता है तो स्थानीय स्तर की कुछ ऐसी प्रशासनिक मैकेनिज्म है वो डेवलप कर दिया जाए ताकि वो स्थानीय स्तर के संसाधनों के माध्यम से ही स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति है वो कर दी जाए। तो वित्तीय समस्याओं के कारण से प्रशासन के विकेंद्रीकरण करने की दिशा में सोचा गया। नगर पालिका और जिला परिषद सबसे पहले 1864 से और 1868 ईस्वी के बीच में स्थानीय संस्थाओं की इनिशियल स्तर पर स्थापना करने का प्रयास है वो किया गया और वो इसलिए किया गया ताकि साफ सफाई और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम किए जा सके। लेकिन स्थानीय स्तर की जो संस्थाएं हैं उनको ऐसा नहीं है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से इन स्थानीय संस्थाओं की स्थापना हुई। ब्रिटिश हुकूमत ने और ब्रिटिश प्रशासन ने जो स्थानीय संस्थाओं की जो आंशिक तौर पर जो शुरुआत की वो जिला स्तर के अधिकारियों के द्वारा अपने कुछ लोगों को एक नॉमिनेट करके, उनको मनोनीत करके स्थानीय संस्थाओं के बोर्डों के माध्यम से और स्थानीय स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन करने का प्रयास है वो किया गया। तो 1864 और 68 ईस्वी में इस दिशा में पहल की जाती है, लेकिन इनको आधुनिक अर्थों में हम किसी भी स्तर पर की स्थानीय संस्थाएं नहीं कह सकते क्योंकि इनमें स्थानीय लोगों की सहभागिताएं नहीं थी और ये एक प्रकार से निचले स्तर के एक प्रशासनिक संगठन की एक व्यवस्था से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और वो भी इसलिए किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान के नाम पर लोगों से ज़्यादा टैक्स है वो इकट्ठा किया जा सके। अर्थात यहाँ पर भी ब्रिटिश सरकार ने अपने आर्थिक हितों को प्रमुखता प्रदान की और जिला स्तर के अधिकारी, जिला स्तर के जो प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग है वही इन तथाकथित स्थानीय संस्थाओं में सदस्य के रूप में मनोनीत है वो किए गए। लेकिन स्थानीय संस्थाओं की दिशा में जो सबसे पहली बार ईमानदारीपूर्ण जो प्रयास किया उसका श्रेय दिया जाता है 1882 ईस्वी में जो भारत के वायसराय थे और वायसराय लॉर्ड रिपन के काल को भारत में एक प्रगतिशीलता का द्योतक भी माना जाता है। हालांकि लॉर्ड रिपन का भारत के संदर्भ में जो भी ब्रिटिश नीतियां या कुछ उदारवादी जो कदम जो देखे जाते हैं और इतिहासकारों के द्वारा उनको व्याख्यायित किया जाता है, उनका कुछ उदारवादी दृष्टिकोण था अन्य वायसरायों की तुलना में, लेकिन वो ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति से भी जुड़े हुए थे। अर्थात लॉर्ड रिपन ने भारत के संदर्भ में जो भी नीतियां लागू की उन्होंने कभी भी ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की जो कीमतों पर इस प्रकार के कोई नवाचार नहीं किए। लेकिन स्थानीय स्वशासन का जो पहली बार जो प्रस्ताव है, जिसे हम आधुनिक अर्थों का एक प्रस्ताव कह सकते हैं, वो लॉर्ड रिपन के द्वारा पहली बार स्थानीय स्वशासन पर एक प्रस्ताव लाया गया और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये स्थानीय स्तर की प्रांतीय सरकारों के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि जहां तक वो गैर सरकारी सदस्यों के माध्यम से स्थानीय स्तर की संस्थाओं का गठन है वो किया जाए, जहां तक संभव हो। शब्दों पर गौर कीजिए, जहां तक संभव हो गैर सरकारी सदस्यों के माध्यम से स्थानीय स्तर के बोर्डों का गठन है वो किया जाएगा और स्थानीय स्तर के बोर्डों के गठन के माध्यम से स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास है वो किए जाएंगे। लेकिन लॉर्ड रिपन ने तो ये व्यवस्था की थी कि स्थानीय स्तर के गैर सरकारी सदस्यों के माध्यम से उन स्थानीय संस्थाओं का गठन है वो किया जाएगा और लॉर्ड रिपन ने यह भी कहा कि इनमें से कुछ लोगों को सीमित आधार पर सही लेकिन निर्वाचित करने की व्यवस्था है वो की जाएगी। लेकिन लॉर्ड रिपन ने जैसा प्रस्ताव स्वयं ने पेश किया था वो भी इस प्रस्ताव पर पूरी तरह से खरे नहीं उतरे, क्योंकि उसके काल में भी जो स्थानीय स्तर की संस्थाओं के नाम पर जो स्थानीय स्वशासन की संकल्पना अपनाई गई उसमें भी पूरी तरह से ज़्यादातर गैर सरकारी सदस्यों को ही शामिल किया गया और गैर सरकारी सदस्यों में भी जो शामिल किया गया वो ऐसे लोग थे जो स्थानीय स्तर की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे और सीमित स्तर के जो चुनाव की बात की गई थी वो चुनाव का भी निर्वाचन की व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन लॉर्ड रिपन ने उस प्रक्रिया की शुरुआत की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को खड़ा करने के लिए हमें गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करना होगा और स्थानीय स्तर पर कुछ कर लगा करके
जिन करों से जो राशि जो कलेक्ट की जाए वो स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान पर ही खर्च की जानी चाहिए। और स्थानीय स्वशासन से संबंधित जिन संस्थाओं का गठन किया जाए, कुछ इस दिशा में प्रयास किया जाएगा कि ताकि कुछ सदस्यों का निर्वाचन किया जाए ताकि उसको मनोनीत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव है भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित जरूर हुआ, लेकिन हम ये कहें कि उसे आधुनिक अर्थों वाली स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की नींव है वो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा रखी गई। ब्रिटिश हुकूमत का ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं पर जो विचार किया और जो इस प्रक्रिया पर आगे बढ़ी वो सिर्फ अपने राजस्व की समस्याओं के कारण से बढ़ी थी, क्योंकि उसके सामने वित्त की समस्याएं थी। इसके अलावा वो केवल लोगों को ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा स्थानीय स्वशासन की समस्याओं के नाम पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स है वो कलेक्ट करना चाहती थी, और ऐसा उसने किया। तो लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव अच्छा था, लेकिन उसके पीछे के छिपे हुए मंतव्यों को भी हमें पहचानने की आवश्यकता है। उन्होंने कोई पवित्र उद्देश्यों से ब्रिटिश हुकूमत ने ब्रिटिश नीतियों के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के विकास के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, क्योंकि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को कार्य करने के लिए जो टैक्स जो पैसे की जो व्यवस्था करनी थी, चूंकि प्रांतीय सरकार ही पैसे के लिए जब केंद्रीय सरकार पर या शीर्ष स्तर के गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी पर डिपेंड थी, तो स्थानीय स्तर की संस्थाओं के अपनी स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए पैसे का प्रबंधन कहाँ से होता है ये आप खुद सोच सकते हैं। तो स्थानीय संस्थाओं के विकास को भी हमें ब्रिटेन के साम्राज्यवादी उद्देश्यों की दृष्टि से ही देखने के और समझने का प्रयास है वो करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि सैन्य संगठन में क्या परिवर्तन किए गए। 1857 का जो विद्रोह की जो शुरुआत हुआ है वो सैनिकों के असंतोष के कारण हुई थी, और सैनिकों का असंतोष ब्रिटिश छावनी और ब्रिटिश रेजिडेंटों में इस कदर व्याप्त है, इसकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन चूंकि 1857 का बड़ा विप्लव है वो हो चुका था, और सैनिकों के असंतोष ने ब्रिटिश सरकार की आंखें खोल दी थी। ब्रिटिश ताज के अधीन जब भारत की सत्ता स्थानांतरित हो जाती है 1858 ईस्वी में, तो सबसे पहले जिस बात पर सबसे ज्यादा मंथन किया गया वो ये था कि अब हमें ब्रिटेन की जो भारत में जो इंग्लिश फौज जो खड़ी की गई है उसके संगठन में हमें व्यापक परिवर्तन करने होंगे, और ये परिवर्तन इस प्रकार से किए जाने चाहिए ताकि उसमें एक प्रकार से बैलेंस वाली नीति है वो अपनाई जाए, यानी संतुलन और जवाबी संतुलन की नीति है वो सेना के गठन में अपनाई जानी चाहिए। इसके अलावा सेना का गठन फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर भी किया जाना चाहिए। पहले जो ब्रिटिश भारतीय फौज में जो शुद्ध भारतीय सिपाहियों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब उस भारतीयों की संख्या को कम करके करीब 1,40,000 के करीब है वो लाया गया, और जो यूरोपियनों की जो संख्या थी जो 40,000 के करीब थी उनको बढ़ा करके 65,000 है वो कर दिया गया। इसके अलावा ये भी प्रयास किया गया कि जो भी रेजिमेंट है वो गठन किया जाएगा उसको जाति और धर्म के आधार पर इतना विभाजित कर दिया जाए ताकि इन सैनिकों के बीच में जिस तरह 1857 के विद्रोह में एकता स्थापित हुई थी और जाति और धर्म के अंतर विरोधों के आधार पर इनको इस तरह से डिवाइड कर दिया जाए कि फिर से उनमें वो एकता और वो संगठन है स्थापित नहीं हो पाए। इस तरह की नीतियां हैं वो सैन्य संगठन में वो अपनाई गई। सेना में महत्वपूर्ण पदों पर यूरोपीय सैनिकों का वर्चस्व स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए, और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थानों पर सामरिक स्थानों पर पूरी तरह से यूरोपीय सैनिकों से बनी हुई ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियों को ही तैनात किया गया। भारतीय सैनिकों पर अब ज्यादा ब्रिटिश हुकूमत है वो भरोसा नहीं कर सकती थी, और महत्वपूर्ण जो विभागों जैसे तोपखाना विभाग, बारूद विभाग और जितने भी आयुध और शस्त्रागार विभाग पर पूरी तरह से यूरोपीय सैनिकों की नियुक्ति है वो की गई, क्योंकि अब ब्रिटिश हुकूमत 1857 के विद्रोह जैसा जोखिम है वो फिर से मोल लेना नहीं चाहती थी। लेकिन भारतीय सैनिकों को इस प्रकार से सेना में समायोजित किया जाना था और इस प्रकार से उनकी रेजिमेंटों का, उनकी छावनियों का गठन किया जाना था ताकि उनमें एक प्रकार से एक दूसरे की शत्रुता की जो नीति है उसको बढ़ावा मिले, अर्थात वो एक दूसरे को अपने शत्रु के रूप में देखें। और शत्रु के रूप में तभी देख सकती है जब सेना का गठन जाति और धर्म के मतभेदों के आधार पर किया जाए। तो सेना के भारतीय अंग का पुनर्गठन संतुलन और जवाबी संतुलन, बांटो और राज करो की नीति के आधार पर किया गया। जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर सैन्य टुकड़ियों का गठन किया गया। इसके अलावा ब्रिटिश हुकूमत ने अब चूंकि 1857 के विद्रोह में
अवध के सैनिकों की, बिहारियों की और बंगाली सैनिकों की बहुत बड़ी भूमिका थी। मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों की भी 1857 के विद्रोह में भूमिका थी और यही वो सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जीतने में सहायता प्रदान की थी। लेकिन चूंकि 1857 के विद्रोह ने जिस प्रकार से भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था उसे ब्रिटिश हुकूमत में उनके प्रति विश्वास की भावना पैदा कर दी थी। तो ब्रिटिश हुकूमत ने इन सैनिकों के मनोबल को तोड़ने के लिए, किन सैनिकों के मनोबल को तोड़ने के लिए, जो अवध, बिहार, बंगाल, मध्य भारत और दक्षिण भारत के जो परंपरागत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में जो भारतीय सैनिक थे, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए एक मनगढ़ंत है, सोच है, उसको प्रचारित किया। और उन्होंने कहा कि भारत में शुरुआत से ही दो प्रकार की कौम प्रचलित रही है। एक कौम है, उनको उन्होंने लड़ाकू कहा और दूसरी कौम को उन्होंने गैर लड़ाकू कहा। उन्होंने गैर लड़ाकू के रूप में अवध के लोगों को और बंगाल, बिहार के सैनिक, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों को यह कहा कि ये गैर लड़ाकू कौम है और अच्छे सैनिक हैं वो गोरखा हो सकते हैं, वो पठान हो सकते हैं, वो पंजाबी हो सकते हैं। तो उन्होंने गोरखा, पठान और पंजाबी, ये वो लोग थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दमन में ब्रिटिश हुकूमत की पूरे मन के साथ, पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ में सहायता की थी। तो अब ब्रिटिश फौज में ज्यादा से ज्यादा पंजाब से गोरखाओं की, अफगानों की और पठानों की है वो भर्ती की गई। तो लड़ाकू और गैर लड़ाकू की धारणा के माध्यम से भारतीय सैनिकों को बांटने का काम है वो किया गया। और ब्रिटिश हुकूमत ने यह भी काम किया कि ब्रिटिश सैनिक और जो रेजिमेंट अलग अलग गठन किया जाए, वहां तक किसी भी प्रकार के स्वतंत्रता, समानता और जनतंत्र के विचार है वो सैनिकों तक नहीं पहुंच पाए। सैनिकों तक किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय जागरण का संदेश है वो नहीं पहुंचना पाए। सभी प्रकार के राष्ट्रीय संदेश का प्रचारित करने वाले समाचार पत्र, पत्रिकाओं को सैनिकों की छावनियों से दूर रखने का संभव है वो प्रयास है वो किया गया। अर्थात राष्ट्रवादी विचारों से दूर रखने का प्रयास है वो किया गया इस नए सैन्य संगठन में। भारतीय में जो सेना थी वो ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व का सबसे मजबूत आधार थी और उसे भारत में जो एक विशाल ब्रिटिश फौज है वो जो तैयार की गई थी वो भारत के संसाधनों से तैयार की गई थी और भारतीय राजस्व का 50% से ज्यादा इसी सेना पर खर्च किया जाता था। और भारत में जो ये सेना थी वो न केवल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करती थी अपितु इसने एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव को फैलाने में भी समय समय पर बाहर जाकर के अपनी सेवाएं दी। तो भारतीय में जो ब्रिटिश फौज जो तैयार की गई थी उस पर भारतीय राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च होता था और जब भी ब्रिटिश सरकार के सामने कोई बहुत बड़ा संकट आया या बाद में राष्ट्रवादी संकट आया तो इस सेना का इस्तेमाल भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए, एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय जो साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदी है उनके खिलाफ अभियान चलाने में और भारत की सीमाओं का परंपरागत और प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं तक विस्तार करने में इस सेना की मदद ली गई। तो इस सेना को इस आधार पर गठन किया जाना था ताकि उसमें राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार नहीं हो सके। जाति और धर्म के आधार पर उनकी सैन्य टुकड़ियों का गठन किया गया और सैनिकों के बीच के मतभेद को इतना बढ़ा दिया गया ताकि उनमें एकता स्थापित नहीं हो पाए। और ब्रिटिश सरकार का इस नए सैन्य संगठन के परिवर्तन में एक और बात उन्होंने समाहित की कि जब कभी अगर कोई सेना की एक टुकड़ी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अगर विद्रोह कर दे किसी कारण से तो दूसरी टुकड़ी को इस तरह से तैयार किया जाए भारतीयों की कि वो उस विद्रोह करने वाली टुकड़ी पर कोई भी निशाना चूकने से, निशाना लगाने से इनकार नहीं करें। तो सैन्य संगठन में जो परिवर्तन किए गए, चूंकि ब्रिटिश प्रशासन की भारत में स्थायित्व और सुरक्षा के लिए और राष्ट्रवादी आंदोलन के दमन के लिए एक प्रमुख आधार थी ब्रिटिश भारतीय फौज और जिस पर ब्रिटिश भारतीय राजस्व का सबसे ज्यादा हिस्सा भी खर्च किया जाता था। तो इस प्रकार सैन्य संगठन में परिवर्तन किए गए वो पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में लंबे समय तक बरकरार रखने की नीति पर आधारित थे। अब हम बात कर लेते हैं कि सार्वजनिक सेवाओं में किस प्रकार के परिवर्तन किए गए। जैसा कि हमने बात की कि 1858 ईस्वी के बाद में जो प्रतियोगी परीक्षाओं को एक स्वरूप प्रदान करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के नियमों को एक रूपता प्रदान करने के लिए 1861 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पास किया गया। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा में कोई भी भारतीय है वो भी भागीदार हो सकता था और लेकिन इस प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन सिर्फ लंदन में होना था। इसकी परीक्षा का मीडियम है वो इंग्लिश रखा गया, लैटिन और ग्रीक का ज्ञान होना भी आवश्यक था। और ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों में कोई खास परिवर्तन है सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में
ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में नहीं हुआ। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में जो सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में जो नीति थी, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जब भारत की सत्ता आ जाती है तो सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में जो व्यापक जो उद्देश्य जो तय किया गया था उसके संदर्भ में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया। इसे हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि प्रशासन में अधिकार और उत्तरदायित्व के जितने भी सारे महत्वपूर्ण पद थे उस पर अंग्रेजी और यूरोपीय सिविल सर्विसेज के सदस्य है वो बैठते थे। इसके अलावा ये परीक्षा का पैटर्न इतना टफ था और अगर कोई भारतीय गलती से भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण करके सिविल सर्वेंट बन गया तो उसको महत्वपूर्ण नीति निर्धारक पदों से अलग रखा जाता था। पहली बात तो इस परीक्षा का जिस प्रकार का पैटर्न था उसमें भारतीयों की सफल होने की संभावना ही बहुत कम थी। और अगर हम बात करें तो परीक्षा का पैटर्न है वो पूरी तरह से अंग्रेजों के अनुकूल था, यूरोपियनों के अनुकूल था। और यूरोपियन और अंग्रेजों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए काम करेंगे। कोई भी अगर सिविल सर्वेंट जो कि भारतीय पृष्ठभूमि का हो और जिसमें भारतीयता की भावना हो, राष्ट्रवादी भावना हो, अगर उसको महत्वपूर्ण पदों पर बिठा दिया जाएगा तो वो ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा, ये हम ऐसा नहीं सोच सकते। इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद थे उन महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में होता था वैसा ही इस समय यह तय किया गया कि सारे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर अंग्रेजों को बिठाया जाए। अर्थात ये इंडियन सिविल सर्विसेज एक इस्पात के चौखटों के रूप में उसने भारत में ब्रिटिश शासन के प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के रूप में काम किया। 1859 ईस्वी में इस परीक्षा में बैठने की आयु 23 वर्ष थी। 1878 ईस्वी में 19 वर्ष कर दी गई और इसके खिलाफ इंडियन लीग ने एक बहुत बड़ा आंदोलन भी चलाया जिसे इंडियन सिविल सर्विसेज आंदोलन कहते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष ने उन्होंने कहा कि 23 साल की उम्र में ही भारतीयों के लिए इस परीक्षा को फाइट करना आसान नहीं है। और आपने जब 1878 ईस्वी में जब ब्रिटिश सरकार ने प्रतिक्रियावादी नीति अपनाते हुए ये कह दिया कि 19 वर्ष तक ही आयु तक का व्यक्ति ही इस परीक्षा में बैठ सकता है तो एक प्रकार से ये भारतीयों को इस सेवा से एक दूर रखने की सोची समझी रणनीति थी जिसका व्यापक विरोध किया गया। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का ये बहुत बड़ा मुद्दा बना कि सिविल सर्विसेज का भारतीयकरण किया जाए। एक प्रतियोगी परीक्षा जिस तरह से लंदन में होती है उसी प्रकार के सिविल सर्विसेज की भर्ती के लिए ये परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित की जानी चाहिए। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की ये बहुत बड़ी मांग थी। 1918 ईस्वी तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किए गए, लेकिन 1918 ईस्वी के बाद में इस सिविल सर्विसेज के भारतीयकरण करने की दिशा में प्रयास किए गए। लेकिन भारतीय लोगों की 1918 के बाद में जब उनका अनुपात है इन सिविल सर्विसेज में बढ़ने लगा तो भी 1947 ईस्वी तक जब तक कि अंग्रेजों ने भारत को नहीं छोड़ दिया तब तक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर सिर्फ अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारियों को ही बिठाया गया, क्योंकि अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ही ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अच्छे प्रकार से कार्य कर सकते थे। भारत के ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों को बिठा करके भारतीय अधिकारियों के माध्यम से ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं की जा सकती थी, ऐसा मानना था ब्रिटिश प्रशासकों का, ब्रिटिश नीति निर्धारकों का। अगर हम बात करें कि परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से तो 1863 ईस्वी में यह परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे, जिन्हें सत्येंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जाना जाता है। और ये सत्येंद्रनाथ ठाकुर कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से तो आप सभी परिचित हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वो थे जिन्होंने भारत का राष्ट्र गान लिखा, यानी जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित किया गया भारत का नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गान है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, जनगण मन अधिनायक। 1863 ईस्वी में परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। लेकिन इंडियन सिविल सर्विसेज के संदर्भ में जैसा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान था वैसा ही यहाँ पर 1858 ईस्वी में जब ब्रिटिश ताज के अधीन भारत की सत्ता आ जाती है तो सिविल सर्विसेज का यही उद्देश्य रखा कि वो ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए काम करे। और 1918 ईस्वी तक तो ज़्यादातर पूरी तरह से मैं कहूँ कि मोस्टली जो जितने भी सिविल सर्वेंट होते थे वो अंग्रेजी होते थे। 1918 ईस्वी के बाद में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते दबाव के कारण इन सेवाओं के भारतीयकरण करने की दिशा में प्रयास किया गया और उसके साथ साथ एक प्रतियोगी परीक्षा है वो भारत में भी आयोजित की जाने लगी। तब भारतीय लोगों की इसमें भागीदारी बढ़ी। लेकिन इन सब के बावजूद भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों से भारतीयों को दूर रखने का जो प्रयास है वो किया गया।
तो एक बार मैं एक चीज़ आप सभी के लिए क्लियर कर दूं कि जो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है, जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, और नेशनल एंथम थे जन गण मन अधिनायक, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज किया गया। तो इसी रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने ही वो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा है वो पास की थी। इंडियन सिविल सर्विसेज में जो भी परिवर्तन किए गए वो ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए किए गए, और उसमें उद्देश्य भी यही था कि ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति की जाए। तो सार्वजनिक सेवाओं में परिवर्तनों को भी हमें एक प्रकार से एक निरंतरता की नीति के रूप में ही देखना चाहिए। निरंतरता की नीति का तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में जो सिविल सर्विसेज का जो मोटो और उद्देश्य था ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का, वैसा ही उद्देश्य है वो 1858 के ईस्वी के बाद भी जारी रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि रजवाड़ों के साथ है इस समय किस प्रकार के संबंध है वो विकसित किए गए। 1857 ईस्वी के विद्रोह में ज़्यादातर जो देसी रजवाड़ों के जो शासकों ने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया था, और लॉर्ड कैनिंग ने उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ये कहा था कि इन्होंने तूफानों में एक प्रकार से तंग रोधकों का काम किया, अर्थात इस तूफान को नियंत्रण में लेने का काम है वो किसी के द्वारा किया गया, तो वो देसी रियासतों के शासक थे। और देसी रियासतों के अगर शासक नहीं होते तो भारत में से ब्रिटिश शासन की समाप्ति है वो 1857 ईस्वी में ही हो गई होती। तो इस प्रकार की जब कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं लॉर्ड कैनिंग देसी रजवाड़ों के शासकों के साथ में, और इसी लॉर्ड कैनिंग की बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में जो भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, उसमें ब्रिटेन की साम्राज्ञी विक्टोरिया की तरफ से भारत के देसी राज्यों के शासकों को यह आश्वासन दिया गया कि आज के बाद से भारत में किसी भी प्रकार का क्षेत्रीय विस्तार या क्षेत्रीय अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो भारत की परंपरागत गोद लेने की प्रथा के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब देसी रियासतों के शासकों को गोद लेने के अधिकार को मान्यता है वो दी जाएगी। चूंकि ब्रिटिश रजवाड़े अगर 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश हुकूमत का साथ नहीं देते तो भारत से 1857 ईस्वी में ब्रिटिश राज्य है सदैव के लिए समाप्त हो जाता। लॉर्ड कैनिंग का भी ऐसा मानना था, ब्रिटिश संसद का भी ऐसा मानना था, ब्रिटिश सरकार उस समय ब्रिटिश प्रशासकों का भी यही मानना था। तो इन देसी रजवाड़ों को बनाए रखना ब्रिटिश हुकूमत के स्थायित्व के लिए, ब्रिटिश हुकूमत का भारत में दीर्घकालिक रूप से बने रहने के लिए आवश्यकता। इसी संदर्भ में रजवाड़ों के साथ है वो संबंध है, उसमें संबंधों के संदर्भ में नीति परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी, किसी भी राज्य का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, इस प्रकार का आश्वासन दिया गया। और राष्ट्रीय आंदोलन जब 1885 ईस्वी के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधीन जब भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियां हुई, ब्रिटिश उपनिवेशवाद को चुनौती दी जाने लगी, तो इन देसी रजवाड़ों के शासकों ने हमेशा राष्ट्रवादी आंदोलन के विरोध में जाकर के ब्रिटिश हुकूमत की सहायता की, भारत में ब्रिटिश प्रशासन को राष्ट्रवादी आंदोलन के दमन में सहायता दी। लेकिन इन देसी रजवाड़ों को सिर्फ एक काम की करना था, वो थी ब्रिटेन को सर्वोच्च सत्ता मानना था। 1876 ईस्वी में रानी विक्टोरिया को जब लॉर्ड लिटन के समय में भारत की आधिकारिक साम्राज्य घोषित किया गया, तो उसमें यही माना गया कि ये देसी रजवाड़ों के शासक है वो ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार करेंगे, और बदले में इनको इनके शासन करने के अधिकार है, उनकी परंपरा को जारी रखा जाएगा, अर्थात उनसे उनका राज्य पर शासन करने का अधिकार उनसे या उनके उत्तराधिकारियों से नहीं छीना जाएगा। तो देसी रियासतों के शासकों ने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी का दर्जा दिए जाने को किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया, और उन्होंने एक प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत को भी इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उनको लगता था कि अगर अंग्रेजी हुकूमत ने उनको सुरक्षा, उनके स्थायित्व और उनके शासन करने के अधिकार को जो मान्यता दी है, अगर भारत में अंग्रेजी हुकूमत का शासन समाप्त हो जाएगा तो हो सकता है कि उनको उनकी सत्ता से हाथ धोना पड़े, सामंतों के द्वारा उनकी सत्ता को चुनौती दी जाए, उनके उत्तराधिकारी के लिए संकट पैदा हो जाए। तो कर्जन ने यह भी कहा था कि राजा महाराजा अपने राज्यों के शासन केवल ब्रिटिश क्राउन के एजेंट के रूप में करेंगे, लेकिन देसी रजवाड़ों के शासकों ने, चाहे वो एजेंट के रूप की ही बात हो, चाहे भारत की सर्वोच्च साम्राज्ञी ब्रिटेन का ताज हो, इन सब बातों को इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें उनके शासन करने के अधिकार को गारंटी दे दी गई थी। और ये जो देसी रजवाड़ों के जो शासक है वो ब्रिटिश हुकूमत के, जब तक ब्रिटिश हुकूमत भारत में बरकरार रही तब तक वो इसके सबसे बड़े सहयोगी के रूप में बने रहे, और ब्रिटिश हुकूमत ने भी उनको इस बात की गारंटी दे दी थी कि उनके राज्य का किसी भी प्रकार से अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, उनके गोद लेने के अधिकार को मान्यता
दी जाएगी। लेकिन इन देसी रजवाड़ों को समय समय पर यह एहसास कराया गया कि वो केवल ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश क्राउन के एक एजेंट के रूप में अलग अलग जो क्षेत्रीय रियासतों पर जो शासन कर रहे हैं वो सिर्फ इनके एजेंट के रूप में शासन कर रहे हैं, एजेंट के रूप में शासन कर रहे हैं। इस बात को उन्हें मानना पड़ेगा। और ब्रिटिश भारत में देसी रजवाड़ों ने इस मत को पूरी तरह से आत्मसात किया और उन्होंने इसे मान लिया, क्योंकि उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब था कि उनके शासन करने के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जाए। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के दमन में ब्रिटिश हुकूमत की पूरे मन से सहायता की। तो रजवाड़ों के साथ संबंधों की जब भी बात करें तो ब्रिटिश हुकूमत ने रजवाड़ों को मान्यता दी, देसी रियासतों के शासकों के गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी, और उन्होंने ये कहा कि किसी भी राज्य का कोई अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके बदले में देसी रियासतों के शासकों ने ब्रिटिश हुकूमत के हर नैतिक अनैतिक कदम का पूरी तरह से समर्थन किया। राष्ट्रीय आंदोलन के विरोध में वो सबसे आगे रहे। राष्ट्रीय आंदोलनकारियों के दमन करने में इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का बराबर से साथ दिया। तो ये रजवाड़ों के साथ इस प्रकार से उनके संबंध निर्धारित हुए। अब हम बात करते हैं कि प्रशासन संबंधी नीतियों में जो ये बदलाव किए गए 1858 ईस्वी के बाद में, जो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत, या बाद में 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 ईस्वी के चाहे परिषद अधिनियम हो, 1909 का मॉरलो मिंटो सुधार हो, 1919 का भारत शासन एक्ट हो, 1935 के अधिनियम, विभिन्न प्रकार के अधिनियमों के संदर्भ में जो भी प्रशासन संबंधी नीतियों में जो बदलाव किए गए वो कुछ मान्यताओं पर आधारित थे। उनके लिए पहले से ही कुछ सिद्धांत है, उसका निर्धारण है, वो कर लिया गया। सबसे पहले जिस सिद्धांत को उन्होंने अपनाया वो सिद्धांत था, तो जिन सिद्धांतों और नीतियों को अपनाया उनमें सबसे पहले थी, अंग्रेजों ने 1858 के बाद जो भी प्रशासनिक नीतियों में जो परिवर्तन किए वो कुछ नीतियों पर आधारित है। सबसे पहले उन्होंने कहा बांटो और राज करो, क्योंकि 1857 का एक बहुत बड़ा विप्लव है, वो देख चुके थे। और लगभग भारत में अगर भारत के देसी रियासतों के शासक और भारत का बुद्धिजीवी वर्ग, अगर उनका विद्रोहियों का कोई एक संगठन होता, कोई एक रूपता होती और उनका कोई प्रगतिशील दृष्टिकोण होता, तो भारत में ब्रिटिश राज एक प्रकार से समाप्त हो गया होता। लेकिन 1857 ईस्वी के विद्रोह से सबक लेते हुए 1858 ईस्वी के बाद में जो भी प्रशासनिक नीतियों में व्यापक परिवर्तन और बदलाव किए गए वो कुछ विचारों पर आधारित थे। सबसे पहले उन्होंने जिसका अनुसरण किया वो थी बांटो और राज करो। अब अंग्रेजों ने भारत के संदर्भ में जो भी नीतियां लागू की उसमें यह कहा कि आज से भारत को जाति से लड़ाया जाएगा, एक प्रांत को दूसरे प्रांत से लड़ाया जाएगा, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ भड़काया जाएगा, ताकि भारतीय लोगों में जो हिंदू और मुसलमानों में जैसी एकता 1857 के विद्रोह में देखने को मिली थी वैसी एकता फिर से भारतीयों के बीच में स्थापित नहीं हो पाए। तो जातिगत मतभेदों को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एक प्रांत को दूसरे प्रांत से, एक क्षेत्र को दूसरे प्रांत से, एक धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्म के अनुयायियों से बांट करके रखा जाएगा। इन दोनों को एक दूसरे से लड़ाने का, इन एक दूसरे से टकराहट, वैमनस्यता पैदा करने का कोई भी अवसर है वो हाथ से नहीं जाने दिया जाएगा। और ब्रिटिश प्रशासन की जितनी भी नीतियां जो लागू की गई 1858 ईस्वी के बाद में, उनमें इन सब की झलक हम देख सकते हैं। तो हम इसकी विस्तार से बाद में जब भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में सांप्रदायिकता के उदय और विकास की बात करेंगे तो हम बांटा और राज करो की नीति की विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी जिस नीति को उन्होंने आधार बनाया वो थी कि शिक्षित भारतीयों के प्रति शत्रुता। 1857 ईस्वी के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों ने इस 1857 के विद्रोह से दूरी बनाई थी, और इस काम के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने प्रारंभिक तौर पर उनकी प्रशंसा की थी कि भारत का जो शिक्षित वर्ग है वो समझदार है। लेकिन 1860, 70 और 80 के दशक में जब इस शिक्षित भारतीयों ने स्वतंत्रता, समानता और जनतंत्र के विचार और पाश्चात्य शिक्षा को प्राप्त करके पश्चिम के लोकतंत्र से संबंधित और जनतांत्रिक सिद्धांतों से प्रेरित होकर के उन्होंने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की एक आर्थिक विवेचना करना प्रारंभ की, और भारत के लोगों को किस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था इसके संदर्भ में चिंतन करना प्रारंभ किया। और इसी चिंतन करने के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के राजनीतिक मुद्दों पर लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न संगठनों को खड़ा करने का प्रयास किया, और जिसकी एक व्यापक परिणति के रूप में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देख सकते हैं। और इस शिक्षित भारतीय वर्ग ने जब अपने अधिकारों की मांग ब्रिटिश हुकूमत से की, उन्होंने सिविल सर्विसेज के भारतीयकरण की मांग की, भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने की मांग की, भारतीय लोगों को स्वशासन देने की मांग की, भारत के लोगों को प्रशासन में भागीदार बनाने की मांग की, भारतीय वस्तुओं पर जो ब्रिटेन और यूरोप में जो टैक्स लग रहा था उस पर टैक्स की दरें कम करने की मांग की, और बागान मालिकों के द्वारा जो भारत के मजदूरों पर जिस प्रकार का अत्याचार किया जा रहा था उस बागान मालिकों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की।
तो ब्रिटिश हुकूमत है उसकी आंखें खुल गई और उनको लगा कि जिस उद्देश्य के साथ पाश्चात्य शिक्षा इन शिक्षित भारतीयों को दी गई है, वो उद्देश्य है उनके आंखों के सामने से दूर होता हुआ नजर आया। क्योंकि शिक्षित भारतीयों ने अब अपने राष्ट्रवादी उद्देश्यों से प्रेरित होकर के भारत के लोगों को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ एकजुट करना प्रारंभ कर दिया था। तो सिर्फ 1870 ईस्वी के तुरंत बाद से जो ब्रिटिश हुकूमत ने शिक्षित भारतीयों को वो अपना शत्रु मानने लग गई और उन्होंने शिक्षित भारतीयों के दमन करने के लिए वो सारी नीतियां अपनाई और शिक्षित भारतीयों का मजाक करने के लिए वो ये भी कहते थे, बाबू कहकर के इनका मजाक उड़ाते थे। शिक्षित भारतीय तब तक तो ब्रिटिश हुकूमत के लिए सही थे जब उन्होंने 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों की निंदा की थी, लेकिन जैसे ही शिक्षित भारतीयों ने स्वतंत्रता, समानता और जनतंत्र के विचारों पर आधारित अपने अधिकारों की भारतीयों के लिए मांग की ब्रिटिश हुकूमत से, तो ब्रिटिश हुकूमत को वही शिक्षित भारतीय वर्ग जिसके उन्होंने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश हुकूमत के संदर्भ में उनकी प्रशंसा की थी, अब शिक्षित भारतीयों ने जब अपने अधिकारों की मांग की, जब उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के वास्तविक चरित्र को लोगों के सामने रखना प्रारंभ किया, भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास इन शिक्षित भारतीयों के द्वारा किया गया और अंग्रेजी हुकूमत को आर्थिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, क्रांतिकारी आधार पर जब चुनौती देने का प्रयास किया, तो शिक्षित भारतीयों के प्रति ब्रिटिश हुकूमत ने एक शत्रुता की नीति अपनाई और शिक्षित भारतीयों के दमन करने के लिए हर संभव उपाय है वो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किए गए। तो शिक्षित भारतीयों के प्रति शत्रुता की नीति है वो अपनाई गई ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, इसलिए अपनाई गई क्योंकि शिक्षित भारतीय लोगों ने अपने देश के लोगों को में राष्ट्रवादी भावना को जगाने का काम किया था, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के वास्तविक चरित्र को लोगों के सामने उजागर किया था, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्रों के संपादन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के जो धन निष्कासन के सिद्धांत है, उसकी शोषणकारी आर्थिक नीतियां हैं, किस प्रकार से एक समृद्ध भारत है ब्रिटिश शासन की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण से गरीब हो गया है, अकालों में लाखों की संख्या में जो लोग मारे जा रहे हैं, उसके पीछे भारत का है ब्रिटिश प्रशासनिक कुप्रबंधन है वो जिम्मेदार है। ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय धन संपदा का जो शोषण करके भारत की धन संपदा का जो बाहर निकास कर दिया गया है, भारत के उद्योगों को, भारत के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों को जो बर्बाद कर दिया गया है, वो इसलिए किया गया है ताकि ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति को गति प्रदान की जा सके। जब इस प्रकार के विचार भारतीय लोगों के बीच में रखे गए, तो ब्रिटिश हुकूमत का जो एक नैतिक आधार जो भारत के लोगों के बीच में बना हुआ था कि वो भारत के लोगों के आधुनिकीकरण के लिए काम कर रही है, भारत के लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, वो नैतिक आधार है वो शिक्षित भारतीयों ने समाप्त करने का काम किया। तो ब्रिटिश हुकूमत ने शिक्षित भारतीयों के प्रति एक शत्रुतापूर्ण नीति अपनाई और उनके दमन करने के लिए हर संभव प्रयास है वो किए। अब हम तीसरे बात कर देते हैं कि और तीसरे कौन से काम किए प्रशासन संबंधी नीतियों में बदलाव करने के लिए। जमींदारों के प्रति तरफदारी वाला दृष्टिकोण अपनाया, भारतीय जनता के स्वाभाविक और परंपरागत नेता के रूप में इन्हें माना। हमें इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में जो शुरुआत में कुछ इलाकों में जो विद्रोहियों का साथ दिया था, विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, उसमें परंपरागत जमींदार वर्ग जिनको ब्रिटिश शासन की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण अपदस्थ कर दिया गया था। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने तुरंत एक रणनीति के तहत जमींदारों और बहुत सारे तालुकदारों को यह आश्वासन देकर कि उनको उनके परंपरागत अधिकार है वो लौटा दिए जाएंगे अगर वो विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने से इनकार कर दें। बाद में बहुत सारे जमींदार और तालुकदार, चूंकि उनमें किसी भी प्रकार के प्रगतिशील दृष्टिकोण के कारण वो राष्ट्रीय विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे और ना उन लोगों में इस तरह की कोई राष्ट्रीयता की भावना थी। जमींदार और तालुकदार है जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सिर्फ इसलिए विद्रोह में शामिल हुए थे क्योंकि उनके परंपरागत अधिकार हैं उनको छीन लिए गए थे। लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत ने उनको उनके परंपरागत अधिकार लौटा देने का वचन दिया, तो ये जमींदार वर्ग है वो ब्रिटिश हुकूमत के समर्थक बन गए और ब्रिटिश हुकूमत ने भी इन्हीं जमींदारों को भारतीय जनता के स्वाभाविक और परंपरागत नेता के रूप में माना और इसी तरह की उनको मान्यता दी। तो ये जमींदार वर्ग था जिसने ब्रिटिश हुकूमत का भारत में बने रहने में अपना स्वार्थ देखा और उनको लगता था कि अगर भारत में ब्रिटिश हुकूमत लंबे समय तक बने रहेगी तो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो इनको भारत के जनता के स्वाभाविक और परंपरागत नेता के रूप में जो मान्यता दी गई है वो उनके अधिकार है वो लंबे समय तक बने रहेंगे और वो ब्रिटिश हुकूमत के माध्यम से अपने हितों की, अपने स्वार्थों की पूर्ति है वो करते रहेंगे। और जमींदारों के प्रति तरफदारी वाला दृष्टिकोण ब्रिटिश हुकूमत ने इसलिए अपनाया क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत को भारत में एक ऐसे वफादार वर्ग के सृजन की आवश्यकता थी जो कि उनकी रीति नीतियों का समर्थन कर सके,
जो वर्ग ये मान सके कि भारत में ब्रिटिश शासन बना रहेगा तभी तक उनका अस्तित्व है, ब्रिटिश शासन का बने रहना उनके स्थायित्व की गारंटी है। तो जमींदारों के अपने स्वार्थ है और ब्रिटिश हुकूमत का जमींदारों के प्रति अपना स्वार्थ था। दोनों ने अपने एक दूसरे के स्वार्थों की खातिर है, दोनों ने एक दूसरे की रीति नीतियों का समर्थन किया और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दमन में, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के मुखालफत करने में ये जमींदार और ये तालुकदार वर्ग है वो सबसे आगे रहा। और जमींदार और तालुकदार वर्ग ने देसी रजवाड़ों के शासकों के साथ मिलकर के ब्रिटिश हुकूमत की इस राष्ट्रीय आंदोलन के दमन में सहायता की। राष्ट्रीय आंदोलनकारियों के खिलाफ जाकर के ब्रिटिश हुकूमत को मदद करने का काम किया, वो जमींदारों ने किया। अब अगर हम देखें कि चौथे बदलाव के संदर्भ में हम चौथे किसी बिंदु की बात कर सकते हैं, तो वो है जो नीति अपनाई गई उनकी बात हम कर रहे हैं। समाज सुधार के प्रति किस नीति पर वो चले? तो समाज सुधार 1857 के विद्रोह के जब कारणों का विश्लेषण ब्रिटिश विद्वान और इतिहासकारों के द्वारा किया गया, ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा किया गया, तो कुछ लोगों ने यह कहा कि 1829 ईस्वी में जो सती प्रथा का एक्ट बनाया गया या विधवा पुनर्विवाह जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के द्वारा बनाया गया, इससे रूढ़िवादी भारतीयों की भावनाएं आहत हुई हैं और बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा कि भारत का धर्म है वो संकट में, भारत की परंपराएं रीति रिवाज है वो संकट में। तो रूढ़िवादी लोगों ने विद्रोहियों को भड़काने में, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोहियों को भड़काने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ब्रिटिश हुकूमत ने अब 1858 ईस्वी के बाद में ये नीति अपना ली कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों से वह दूर रहेंगे। भारत के लोग अगर परंपरागत सामाजिक और सांस्कृतिक विसंगतियों के साथ जीना चाहते हैं तो उनको जीने दिया जाए। हमें सिर्फ भारत में ब्रिटिश शासन के एक लंबे समय तक स्थायित्व को बरकरार रखना है। तो समाज सुधार के प्रति जो नीति अपनाई गई उसमें रूढ़िवादी वर्गों से सहयोग करने की नीति है, उसको अपनाया गया। रूढ़िवादी वर्गों को प्रोत्साहन दिया गया ताकि वो प्रगतिशील भारतीयों के जो दृष्टिकोण के कारण से जो भारतीयों में राष्ट्रवादी चेतना का प्रचार प्रसार होने की गुंजाइश थी उसके खिलाफ जाकर के खड़े हो सके और वो एक राष्ट्र के रूप में भारत के लोग हैं वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट नहीं हो सके। तो समाज सुधार के प्रति ब्रिटिश हुकूमत ने 1858 ईस्वी के बाद में रूढ़िवादी दृष्टिकोण की नीति को प्रोत्साहन दिया। सामाजिक सेवाओं के प्रति पूरी तरह से उदासीनता की नीति अपनाई। अब उन्होंने कहा कि भारत के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसी संदर्भ में हम एक और बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश शासन ने के पूंजीपति, उद्योगपति और यूरोपीय बागान मालिकों का 1858 ईस्वी के बाद की जो भी भारत के संदर्भ में प्रशासनिक नीतियां लागू की गई उन पर बहुत बड़ा प्रभाव था। 1880 ईस्वी के दशक से कुछ भारतीय उद्योगपतियों के द्वारा कुछ कारखानों की स्थापना की गई, कुछ वस्तुओं का स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने लगा। लेकिन ब्रिटिश पूंजीपति और उद्योगपतियों को यह लगता था कि भारत में जिस प्रकार से श्रम आसानी से उपलब्ध हो रहा है और भारत के जो उद्योगपति और कारखानेदार स्थानीय स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, उससे उनके जो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति और कारखानों में जो सामान उत्पादन हो रहा है वो भारत में आकर के आसानी से नहीं बिक पाएगा, क्योंकि भारत के कारखानेदार, भारत के उद्योगपति कारखानों में बड़ी संख्या में उन चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ ऐसा किया जाए। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत पर यह दबाव डाला कि भारत के कारखानेदार और जो भारत के उद्योगपतियों को जो आसानी से जो श्रम उपलब्ध हो रहा है, जिसमें वो मजदूरों से दिन रात मेहनत करवाते हैं, उस दिन रात मेहनत करने पर कुछ ऐसे श्रम संबंधी कानून है वो लागू कर दिया जाए ताकि भारतीय उद्योगपति और कारखानेदारों को का जो निर्माण का कार्य है वो हतोत्साहित किया जा सके, या उसको श्रम की कीमत को ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, या श्रम संबंधी कुछ ऐसे कानून बना दिया जाए ताकि उनको श्रम की ज़्यादा लागत देनी पड़े या उनके सामान को ऊंची दरों पर उत्पादित किया जा सके। ब्रिटिश उद्योगपति और पूंजीपतियों ने दबाव इसलिए डाला क्योंकि भारतीय कारखानों द्वारा एक सस्ते श्रम के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा था और इन ब्रिटिश उद्योगपति और पूंजीपतियों के सामान अब भारतीयों में भारत के बाजार में बिकने के लिए एक प्रकार से एक नया चुनौती है वो पेश हो गई थी। तो इसी संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने दो श्रम संबंधी कानून भारत के संदर्भ में लागू किए। एक श्रम संबंधी कानून 1881 ईस्वी में लागू किया गया और दूसरा श्रम संबंधी कानून 1891 ईस्वी में लागू किया गया। इन दोनों श्रम संबंधी कानूनों की हम बाद में व्यापक चर्चा करेंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता दूं कि 1881 ईस्वी का श्रम संबंधी कानून हो या 1891 ईस्वी का श्रम संबंधी कानून हो, दोनों ही कानून सिर्फ भारतीय पूंजीपति और भारतीय उद्योगपति और भारतीय कारखानेदारों के फैक्ट्रियों पर ही लागू होते थे। ब्रिटिश उद्योगपति, ब्रिटिश यूरोपीय बागान मालिकों के बागानों पर या उनके कारखानों पर ये कानून लागू नहीं होते थे। ये भी सिर्फ इसलिए लागू किए गए
ताकि भारत के उद्योगपतियों को, भारत के कारखानेदारों को आसानी से सस्ता श्रम नहीं मिल सके। जब सस्ता श्रम नहीं मिलेगा तो उनके प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी, और प्रोडक्शन की कॉस्ट जब ज़्यादा होगी तो वो सामान है भारत के बाज़ारों में महंगा बिकेगा, और महंगा बिकेगा तो भारतीय लोग उस सामान को नहीं खरीद पाएंगे। जब भारत के लोग इस महंगे सामान को नहीं खरीद पाएंगे तो ब्रिटेन के उद्योगों और कारखानों में बना हुआ सस्ता सामान को भारत के लोग आसानी से तवज्जो देंगे। तो श्रम संबंधी कानूनों में भी अगर देखा जाए तो भारत के उद्योगपति और पूंजीपतियों के द्वारा जिन फैक्ट्रियों को लगाया गया था, जिन कारखानों को लगाया था, उनके संदर्भ में ये श्रम कानून बनाए गए। और इस 1881 ईस्वी के श्रम संबंधी कानून की मोटी बात करें तो इसमें काफ़ी हद तक बाल श्रम है उसको सीमित करने का प्रयास किया गया, और 1891 ईस्वी के कानून में काम के घंटे हैं वो तय किए गए, छुट्टी की वो व्यवस्था की गई। लेकिन ये एक तरह से ब्रिटिश हुकूमत की श्रम संबंधी कानून के संदर्भ में एक तरह से कहें कि हम पक्षपातपूर्ण नीति थी, क्योंकि ब्रिटिश कारखानेदारों, ब्रिटिश उद्योगपतियों और यूरोपीय बागान मालिकों के जो यहाँ मजदूर काम करते थे उनके संदर्भ में ये कानून लागू नहीं होते थे। सिर्फ ये कानून भारतीय कारखानेदारों और उद्योगपतियों के द्वारा के कारखानों में जो श्रमिक काम करते थे उनके संदर्भ में ये लागू होते थे। और इसके पीछे का क्या उद्देश्य था? सिर्फ यही उद्देश्य था कि भारत के कारखानेदार हैं आसानी से सस्ते श्रम पर सस्ती वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सके। ठीक है, तो इसके अलावा एक और जो बात की गई प्रशासनिक संबंधी नीतियों में समय समय पर, वो था प्रेस पर प्रतिबंध। ब्रिटिश हुकूमत को जब भी ये लगा कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ या उसकी नीतियों की प्रेस के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़े लिखी बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा एक स्थानीय स्तर की भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन करके ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ एक माहौल खड़ा किया जा रहा है, ब्रिटिश शासन के एक जो नैतिकता के जो आवरण है उसका पर्दाफाश किया जा रहा है, तो ऐसी सभी समाचार पत्रों पर समय समय पर कठोर सेंसरशिप है वो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा लागू की गई। ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ये सेंसरशिप उन समाचार पत्रों पर लागू की गई जो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र थे। भारत के जो राष्ट्रवादी सोच रखने वाले राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा ये समाचार पत्र है वो प्रकाशित किए जाते थे। तो जब हम समाचार पत्रों के भारत के संदर्भ में, भारत में ब्रिटिश प्रशासन के अधीन जो समाचार पत्रों के इतिहास पर जब हम बात करेंगे तब हम इसकी व्यापक चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न समय पर प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन यहाँ प्रशासन संबंधी नीतियों में जो मोटी मोटी जो बातों के तौर पर हम याद कर सकते हैं कि जैसे बांटो और राज करो की नीति की हमने बात की, शिक्षित भारतीयों के प्रति शत्रुता की बात की, देसी रजवाड़ों के प्रति सहयोग लेने की नीति की बात की, या समाज सुधार के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण को समर्थन करने की बात की, या भारतीय कारखानेदारों पर श्रम संबंधी कानून को अधिरोपण की बात हो। उसी प्रकार से जब भी भारतीयों ने राजनीतिक जागरण का काम किया, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरित्र को लोगों के सामने रखने का प्रयास किया, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रचारित और प्रसारित करने का काम जब भारत के शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा किया गया, तो प्रेस के माध्यम से सबसे ज्यादा राजनीतिक जनजागरण किया गया। तो ऐसी प्रेस पर समय समय पर सेंसरशिप लगाई गई और उस प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। आपत्तिपूर्ण लेख लिखने के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार के द्वारा संबंधित प्रेस को जब्त भी किया गया, संबंधित संपादकों पर कठोर, जैसे उनको जेल के कारावास तक की भी सजा हुई। तो इस संदर्भ में हम प्रशासन संबंधी नीतियों में किए गए बदलाव को ये कुछ जो हम कह सकते हैं कि कुछ नीतिगत जो बदलाव के जो पहलू थे इसके संदर्भ में हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि 1857 ईस्वी के बाद, 1858 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश जो नीतियों में जो परिवर्तन किया गया उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को प्रचारित और प्रसारित किया गया वो थी जातीय शत्रुता की नीति, अर्थात नस्लवादी जो श्रेष्ठता को सबसे ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित किया गया। अंग्रेजों ने अपने लिए अलग प्रकार के, जैसे कि नगरों में अलग प्रकार से रेजिडेंशियल एरिया बनाए, उनके लिए अलग प्रकार के आरक्षित कोच चलते थे, अलग प्रकार के उनके लिए रोडों का निर्माण कराया गया। तो जातीय शत्रुता की नीति को पूरी तरह से प्रचारित और प्रसारित किया गया और भारतीयों को यह एहसास कराया गया कि वो अंग्रेजों की तुलना में हीन है, अंग्रेजों की तुलना में वो कम सभ्य हैं और अंग्रेज लोग ज़्यादा सभ्य हैं, अंग्रेज लोग हर दृष्टि से उनसे श्रेष्ठ हैं, उन्नत सभ्यता से संबंधित हैं। तो जातीय शत्रुता की नीति को सक्रिय रूप से अपनाया गया, नस्लवाद को बढ़ावा दिया और अंग्रेज लोगों ने अपनी नस्ली श्रेष्ठता का बढ़ चढ़ करके गुणगान किया। और इसी संदर्भ में भारतीयों के किसी भी प्रकार के प्रगतिशील विचारों को सहन करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत 1858 ईस्वी के बाद में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। इसी कारण से शिक्षित भारतीयों के प्रति शत्रुता की नीति अपनाई
इसी कारण से फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया गया। इन सब के पीछे जो मूल भाव था वो था जातीय शत्रुता की नीति को बढ़ावा देना, और नस्लवाद को उन्होंने तेजी से सक्रियता से लागू किया। और उन्होंने उनकी हर प्रकार की, हम बाद में जब हम कुछ वायसरायों के शासनकाल से संबंधित नीतियों की जब बात करेंगे तो हमें नस्लवाद का वो विकृत रूप, नस्लवाद के अगर विकृत रूप की बात करूं तो 1882 ईस्वी का जो श्वेत विद्रोह हुआ उसमें नस्लवाद का वो विकृत रूप है इल्बर्ट बिल विधेयक जिसे हम कहते हैं। उसमें नस्लवाद के एक विकृत रूप या उसकी चरम पराकाष्ठा, उसकी झलक है वो हमें देखने को मिलती है। तो जातीय शत्रुता की नीति पर काम किया गया और भारतीयों को कमतर और हीन है वो माना गया। 1858 ईस्वी के बाद की ब्रिटिश भारत के संदर्भ में जो भी नीतियां लागू की गई उन सब के मूल में यही अवधारणा है वो काम कर रही थी। अब हम बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो हो सकते हैं। तो एक टॉपिक काफी कुछ मैं कहूं कि 1858 से 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत में जो भी ब्रिटिश ताज के द्वारा जो प्रशासनिक नीतियां लागू की गई या नीतिगत जो भी परिवर्तन किए गए उन सभी को एक व्यापक रूप में ये समेटने का, आत्मसात करने का प्रयास करता है। तो यहाँ से एक तरह से हम कह सकते हैं कि संकल्पनात्मक प्रश्न है, उनकी भरमार है वो हो सकती है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के एक्टों की हमने बात की, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट की बात की, नागरिक प्रक्रिया संहिता की बात की, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की बात की, फूट डालो राज करो की नीति की बात की, रजवाड़ों के साथ संबंध किस प्रकार के थे, इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। और अक्सर बड़ी बड़ी एग्जामों में इससे संबंधित अच्छे स्तर के प्रश्न है वो पूछे जाते रहे हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये व्याख्यान है यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।